अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो एज़ यूजुअल हम आपको बताते चले कि मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट और इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट की मालूमात के हवाले से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप को जिस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका ये है कि आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो सेंड करेंगे, तो हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से एमसीक्यू की डिस्कशन के हवाले से हमने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, जहां ऑलरेडी हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी ऐड हैं और सैकड़ों की तादाद में वहां एमसीक्यू कर सकते हैं। और उस ग्रुप का नाम है यूट्यूब चैनल सिन बोर्ड टीचिंग। ये जो है वो उस ग्रुप का नाम है। उस ग्रुप को आप लाजमी ज्वाइन करें और वहाँ बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के सवालात जो हैं वो स्टूडेंट आपस में डिस्कस कर सकते हैं, तो उस डिस्कशन का हिस्सा आप ज़रूर बने। तो जैसे जैसे स्टूडेंट को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही है, तो बेटा वो स्टूडेंट जो जिन तक नोटिफिकेशन रिसीव हो रही है, तो वो अपनी अटेंडेंस जो है वो ज़रूर मार्क करें। अपना अपना जो है वो शहर का नाम जो है वो अटेंडेंस में ज़रूर लिखें, और साथ ही साथ जो है वो बच्चे जो इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं वो भी अटेंडेंस मार्क करेंगे, और जो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर जो देखते हैं ऑनलाइन, वो भी बेटा कमेंट में अपना जो है वो अटेंडेंस ज़रूर मार्क। लाइव बराह रास्त हमारे लेक्चर को किन किन इलाकों से सुना जाता है, तो कराची से ताल्लुक रखने वाले अपने एरिया का नाम जरूर लिखें। तो इस वक्त रहीम खान हमें गुलशन इकबाल से जो है वो बराह रास्त देख रहे हैं, अली राजपूत सखर से, माली हुसैन शायद हमारे न्यू लाइव पार्टिसिपेंट हैं, हैदराबाद से इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं। अब्दुल रशीद इस वक्त कराची के इलाके बहादुराबाद से हमें लाइव देख रहे हैं, और सना हारून इस वक्त कराची के इलाके मूसा लेन से, फातिमा लियारी से, सोफिया ने अस्सलाम वालेकुम कहा बेटा, वालेकुम सलाम। शान जो है वो शादमान टाउन कराची से इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं। तो बेटा जिन जिन लोगों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव होती जा रही है वो अटेंडेंस जरूर मार्क करें। तो प्रीशियस इकरा नाम से जो आईडी है वो इस वक्त हमें नवाब शाह से जो है वो बराह रास्त देख रहे हैं, सिद्रा कराची से, आरजू दोराजी कराची के इलाके से, इसी तरीके से मुमताज खान गुलशन इकबाल कराची से हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, जुलेखा लारकाना से, हमजा शाहिद नॉर्थ कराची से इस वक्त जो है हमें बराह रास्त देख रहे हैं। तो हम आधी मिनट तक का वेट करेंगे ताकि स्टूडेंट को नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए, और फिर हम लेक्चर का बाकायदगी से आगाज करेंगे। तो राज के भी इस वक्त लियारी कराची से इस वक्त हमें देख रहे हैं, मरियम ने सलाम कहा है, एरिया नहीं बताया बेटा अटेंडेंस मार्क करो। नसीरुद्दीन इस वक्त कराची एफसी एरिया से देख रहे हैं, मरियम उस्मान ने अस्सलाम वालेकुम कहा है बेटा, वालेकुम सलाम। उस्मान गनी कराची मेट्रो वेल के एरिया से इस वक्त हमें बराह रास्त देख रहे हैं। सोफिया ने सिर्फ प्रेजेंट कहा है, एरिया नहीं बताया। तौकीर इस वक्त लियारी कराची। तो इस वक्त सबसे ज्यादा हमें जो देख रहे हैं वो शायद लियारी कराची से देखने वाले बच्चों की तादाद जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है आज के इस सेशन में। तो फरीहा फ्रॉम कराची, मरियम अमीन, ओके मरियम, सेशन के एंड में जरूर पूछ लेना जो सवाल पूछा था। फैजान ने अस्सलाम वालेकुम कहा है, जैनब फ्रॉम लियारी, हफ्सा अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम सलाम। इनाम कराची औरंगी टाउन से इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं। तो बेटा हम बाकायदा आगाज कर लेते हैं अपने लाइव सेशन का, और हमारे चैप्टर 6 का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले केमिकल इक्विलिब्रियम को, और याद रखिएगा ये चैप्टर इतना आसान नहीं है, ये हमारी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सबसे क्या कहते हैं दबंग चैप्टर हम कह सकते हैं ना, जिसके लिए जो सबसे खतरनाक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर की अगर बात की जाए तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर जो है वो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है, जिसके न्यूमेरिकल भी बड़े खतरनाक हैं और जिसके कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी जो है वो काफी लेंदी है। तो इसलिए आज इस चैप्टर को गौर से बाकायदगी से अच्छे से तवज्जो के साथ समझने की कोशिश आपने जरूर करनी है। तो इस वक्त 32 स्टूडेंट हमें बराह रास्त देख रहे हैं, और एज यूजुअल वीडियो को लाइक करने वाले बच्चे जो है उनकी तादाद सिर्फ 11 है। तो बेटा जल्दी से वीडियो को लाइक करो ताकि मैं लेक्चर को शुरू कर दूं। शाबाश। 34 स्टूडेंट इस वक्त हमें बराह रास्त देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करने वाले सिर्फ 12 स्टूडेंट हैं। तो बेटा जल्दी से इन 32 बच्चों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक पे क्लिक करो ताकि हम अपने लेक्चर का बाकायदगी से आगाज करें।
जल्दी, शाबाश। अभी भी 10 बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से शाबाश। 33 में से 22 लोगों ने जो है बस वीडियो को लाइक किया है। वीडियो को बेटा जल्द से जल्द लाइक कर लो ताकि हम जल्द से जल्द अपने लेक्चर का आगाज करें। तो बेटा जिन बच्चों ने अस्सलाम वालेकुम कहा है, वालेकुम सलाम। तो बेटा हम बाकायदा आगाज करते हैं चैप्टर नंबर 6 का, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है वो बिल्कुल जीरो से हमें समझना शुरू करना पड़ेगा, ताकि वो स्टूडेंट जो इस चैप्टर को पहली बार समझ रहा हो तो उसको भी आइडिया हो। तो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले आपको यह समझना होगा सबसे पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को। केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले आपके पास जो है वो बेसिक होनी चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शन की और इरिवर्सिबल रिएक्शन की। तो याद रहे, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने जो केमिकल रिएक्शन बनाए हैं उन केमिकल रिएक्शन की दो अकसाम है। एक कहलाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और कहलाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हमें सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं, ताकि हम केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को समझ सकें। तो सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट जो होते हैं ना, जिसमें रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता हो। वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट में क्या हो सके, कन्वर्ट हो सके, उन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहां हमने कहा कि वो केमिकल रिएक्शन जिस कन्वर्ट हो सके उन रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहां अगर एक जनरल इक्वेशन की बात करो, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ए और बी जो है ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और ये बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी। ए और बी दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और ये प्रोडक्ट बनाते हैं सी और डी। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यहां क्या होगा कि ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बनाएंगे, तो सी और डी आपस में रिएक्ट करके दोबारा ए और बी बनाने की सलाहियत रखते हैं। मतलब रिएक्टेंट जो है ये आपस में रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकेंगे, तो उन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड जब टूटता, हाइड्रोजन आयोडाइड जब टूटता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन और आयोडीन। और यही हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में रिएक्शन करते हैं, यही हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो ये दोबारा क्या बना सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। तो मतलब ये रिएक्शन कौन सा हुआ, ये रिएक्शन हुआ रिवर्सिबल। तो सिंपल शॉर्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। उन रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का। इसी तरीके से इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। उन्हें हम नाम देते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो हम केमिकल इक्वेशन से क्या करते हैं, मालूम करते हैं यहां एरो। अगर डबल एरो बना हुआ है ना, तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है, और अगर सिंगल एरो बना हुआ है इसका मतलब जो है ये रिएक्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल है। ये रिएक्शन जो है वो क्या है, इरिवर्सिबल है। भाई रिवर्सिबल रिएक्शन में डबल एरो होता है जो शो कर रहा है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, तो प्रोडक्ट दोबारा क्या हो सकता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में सिंगल एरो है जो ये शो कर रहा होता है कि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। ये शो कर रहा है इरिवर्सिबल रिएक्शन जो कि एक एरो से शो कर रहा है। इसकी एग्जांपल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो HCl के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो जिसके नतीजे में बनता है NaCl और साथ ही साथ क्या बनता है, वाटर बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो उसके नतीजे में क्या बनता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और क्या बनता है, वाटर बनता है। लेकिन ये NaCl और वाटर दोबारा रिएक्ट करके NaOH और HCl नहीं बना सकते, वरना हमारे यहाँ होता क्या कि पानी के अंदर हम नमक डालते ना तो तेजाब और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है।
हम पानी के अंदर जब नमक को हम शामिल करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो तेजाब बन जाता हो, HCl बन जाता हो और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, अल्लाह ताला ने ये रिएक्शन जो है वो क्या बना हुआ है, इरिवर्सिबल। अल्लाह ताला ने ये रिएक्शन बनाया हुआ है इरिवर्सिबल। तो हमने कहा सिंपल कि भाई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम को हो जाए तो वो रिएक्शन कहलाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो सके, वो कहलाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान फर्क मालूम पड़ गया है तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो, ताकि मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की तरफ बढ़ सकूं। अगर आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस समझ में आ गया है तो कमेंट में जल्दी से, आप जितने भी लाइव सुनने वाले स्टूडेंट हैं वो जल्दी से कमेंट में यस लिखो, ताकि मैं आगे केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की तरफ बढ़ सकूं। देखो सबके आने चाहिए रिप्लाई, सिवाय उन बच्चों के जिनके कमेंट को हमने ब्लॉक कर दिया है। करते हैं या कोई टॉपिक के दौरान जो है वो कोई फजूल सा सवाल करते हैं तो डिस्टरबेंस की वजह से उनके कमेंट को हम हाइड कर देते हैं, तो वो लाइव में किसी भी किस्म के कमेंट करने के या रिप्लाई कर नहीं कर पाते। और याद रखना, मुझे हाइड करना आता है लेकिन अनहाइड करना नहीं आता। जो स्टूडेंट एक बार जिसका कमेंट हाइड कर दिया गया वो दोबारा अनहाइड नहीं होगा, मतलब वो अब लाइफ लॉन्ग हयात जो है वो हमारे YouTube चैनल पर किसी भी किस्म का कमेंट नहीं कर सकेगा। तो इसलिए बेटा कोशिश करो कि एक्स्ट्रा चीजों से परहेज करें। ओके बेटा, थैंक यू इकरा। चलें भाई, तो अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हमने समझाना, तो अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन समझने के कामयाब हम समझ सकते हैं। तो आइए डेफिनेशन, दैट स्टेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। याद रखिएगा केमिकल इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन पर अप्लाई होगी। मैंने अभी आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिफरेंस समझा दिया। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है ये सिर्फ और सिर्फ जेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दिस स्टेट इज नॉन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने कहा वो स्टेट जिसमें, वो स्टेट किसकी, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है। रिवर्सिबल केमिकल उसकी रफ्तार बैकवर्ड रिएक्शन के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। भाई NaCl है ना, मैं यहां बात करता हूं, ये NaCl है ना, नमक है। होता यह है कि ये सोडियम अलग होता है और क्लोराइड का आयन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। Na+ बन जाता है सोडियम का आयन, क्लोराइड का आयन जो होता है वो नेगेटिव बनता है। भाई NaCl है ना, NaCl को मैंने क्या किया, पानी के अंदर क्या किया, डिसोल्व किया। NaCl को पानी के अंदर डिसोल्व किया तो क्या बना, सोडियम का आयन बना, साथ ही साथ क्या बना, क्लोराइड का आयन बना। दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो शुरुआत में क्या हुआ कि सोडियम क्लोराइड का टूटना, सोडियम क्लोराइड का टूटना जो है ये कहलाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड का ये टूटना जो है क्या कहलाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। आहिस्ता आहिस्ता सोडियम और क्लोराइड आयन क्या होना शुरू जाते हैं, जमा होना शुरू जाते हैं। और एक वक्त आता है कि ये सोडियम और क्लोराइड आयन की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। तो होता यह है कि जितना तेजी से NaCl टूट रहा होता है सोडियम और क्लोराइड आयन में, उतना तेजी से ये क्या होते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, उतना तेजी से ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, दोबारा से सॉलिड NaCl। सोडियम और क्लोराइड आयन का आपस में जुड़कर दोबारा से NaCl बनाना, ये कहलाता है बैकवर्ड रिएक्शन। क्या कहलाता है, बैकवर्ड रिएक्शन। भाई NaCl जो है उसको पानी में हमने डिसोल्व किया, ये सोडियम और क्लोराइड आयन के अंदर क्या हो गया, टूट गया। ये रिएक्शन कहलाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होने के बाद सोडियम और क्लोराइड आयन दोनों आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और दोबारा से NaCl क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सोडियम और क्लोराइड आयन का जुड़ना, सोडियम और क्लोराइड आयन का आपस में जुड़कर दोबारा से NaCl बनाना, ये कहलाता है बैकवर्ड रफ्तार है। वो किसके बराबर हो जाए, बैकवर्ड रिएक्शन के। भाई रिवर्सिबल रिएक्शन की वो स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाए, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाए किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाए किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो NaCl जो है वो टूट कर क्या बना रहा है, सोडियम और क्लोराइड, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और NaCl जब दोबारा आपस में जुड़ता है और क्या बनाता है,
सोडियम और क्लोराइड आयन आपस में दोबारा जुड़ते हैं और क्या बनाता है, NaCl, सॉलिड फॉर्म में। ये बैकवर्ड रिएक्शन है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेट है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की वो स्टेट है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार है वो किसके बराबर हो जाए, बैकवर्ड रिएक्शन। लिहाजा सोडियम जितना होगा वो उतना का उतना ही नजर आएगा, और सोडियम और क्लोराइड आयन जो है ये जितनी कंसंट्रेशन में होंगे वो उतनी ही कंसंट्रेशन में नजर आ रहे होंगे, उतनी ही कंसंट्रेशन उनकी वहां क्या होगी, बरकरार रहेगी। लेकिन हकीकत में ये रिएक्शन जो है, हकीकत में ये रिएक्शन जो है वो क्या है, हकीकत में ये रिएक्शन जो है वो रुका हुआ नहीं होगा। हकीकत में ये रिएक्शन जो है ये नहीं रुका हुआ होगा। ये हो क्या रहा होगा, हकीकत में ये जितनी तेजी से फॉरवर्ड हो रहा है, रेस्ट में थोड़ी आ गई, ये तो मुसलसल क्या हो रहा है, ये मुसलसल टूटता जा रहा है, ये मुसलसल दोबारा जुड़ते जा रहे हैं। लिहाजा हमने कहा केमिकल इक्विलिब्रियम इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये किसकी एग्जांपल है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये डायनामिक इक्वेशन क्या पढ़ी, दैट स्टेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की वो स्टेट रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें एक मिनट थोड़ी सी इमेज ब्लर हो गई, ओके, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाए किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। उस स्टेट को हमने नाम दिया हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम। और हमने नोट करके कहा केमिकल इक्विलिब्रियम इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम जिसमें चीजें क्या हो, रेस्ट में हो, और एक इक्विलिब्रियम वो होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है जिसमें हर चीजें जो है वो हरकत कर रही हो। तो हमने कहा केमिकल इक्विलिब्रियम में ये मुसलसल जो है वो हरकत हो रही होती है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। लिहाजा केमिकल इक्विलिब्रियम इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई है तो कमेंट में जल्दी से यस लिखें। अगर ये केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई है तो कमेंट में आप जल्दी से यस लिखो ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। जल्दी शाबाश। तो इस वक्त बड़ा राज जो हमें सुनने वाले लोग हैं जिनको केमिकल इक्विलिब्रियम की ये डेफिनेशन समझ में आ गई है तो बेटा कमेंट में जल्दी से यस लिखें ताकि मैं आगे आपको अगले टॉपिक की तरफ बढ़ सकूं। ओके भाई, तो बहुत सारे बच्चों ने इस वक्त हमें कमेंट में यस कहा। देखो इस वक्त 50 से ज्यादा बच्चे हमें बड़ा राज देख रहे हैं और कमेंट करने वाले बच्चों की तादाद 20 से 25 है। तो बाकी के 30 बच्चे क्या कर रहे हो बेटा, सो रहे हो तुम लोग। जल्दी से यस करो शाबाश, कमेंट में जल्दी से यस लिखें अगर समझ में आ गया है। ओके, तो करीब करीब 20 से 25 बच्चों ने कमेंट में लिखा है यस, तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। चले भाई, तो केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन समझने के बाद अब हम समझने जा रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या समझने जा रहे हैं अब हम, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो अब हम समझने जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, देखो भाई मैं पूरी डेरिवेशन समझा रहा हूं। वैसे लॉ ऑफ मास एक्शन की पूरी डेरिवेशन मैं समझा भी चुका हूं, लेकिन क्योंकि एप्टीट्यूड का सेशन है अब अच्छा नहीं लगेगा कि मैं कहूं कि बेटा वहां लिंक पे जाकर ये कॉन्सेप्ट समझ लो, तो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से आपको समझा रहा हूं। हालांकि ये पूरी डेरिवेशन में बाकायदा यूट्यूब पर जो है वो ड्राइव बोर्ड पर जाके मैंने मार्कर पर पूरी जो है वो एक्सप्लेन की भी हुई है। तो वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं ना, वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं उनको भी फायदा हो जाएगा और वो चाहें तो बोर्ड वाली डेरिवेशन भी बाकायदा देख सकते हैं। तो हम यासिर इस वक्त हमें कमेंट में लिख रहे हैं सर आई एम योर न्यू स्टूडेंट, बेटा वेलकम टू द लाइव सेशन। इस वक्त हमें 55 के करीब, तकरीबन 57 के करीब स्टूडेंट जो है वो हमें इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं, तो उन तमाम स्टूडेंट को हम वेलकम करते हैं। तो बेटा आइए हम अब समझने जा रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो भाई आहिस्ता से चीजें खतरनाक होती जा रही हैं, लेकिन आप तवज्जो के साथ जिस तरीके से सुन रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि ये भी बाकायदा आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कहा जा रहा है द रेट एट विच द केमिकल रिएक्शन अकर is directly proportional to the product of concentration of active mass of the reactant। इसमें कहा जा रहा है द रेट एट विच द केमिकल रिएक्शन अकर, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रफ्तार होती है, द रेट एट विच द केमिकल रिएक्शन अकर, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रफ्तार होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैंने आपको बताया भी था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज को बढ़ा दिया जाए तो दूसरी चीज खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो यहां ये कह रहा है द रेट एट विच द केमिकल रिएक्शन अकर, रेट यानी रफ्तार, एट विच द केमिकल रिएक्शन अकर, जिस पर केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन की जो रफ्तार जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट का मतलब यहां है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का क्या है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसकी बात हो रही है, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट।
एक्टिव मास का मतलब है रिएक्टेंट का वो हिस्सा जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है। एक्टिव मास का मतलब है रिएक्टेंट का वो हिस्सा, रिएक्टेंट का वो हिस्सा जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, जो पार्टिसिपेट करता है, वो कहलाता है एक्टिव मास। तो हमने कहा द रेट एट विच द केमिकल रिएक्शन अकर, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है उसकी रफ्तार की बात की जा रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। किसकी मल्टीप्लाई की बात हो रही है? कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। भाई रिएक्टेंट का वो हिस्सा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना, वो जितना ज्यादा होगा, उसकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, रिएक्शन की रफ्तार क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। मैं आपको एग्जांपल से यहां समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। मैंने आपको कहा ना ये पूरा चैप्टर जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन पे होगा। ये पूरा चैप्टर जो है वो रिवर्सिबल पे, यहां इरिवर्सिबल की बात हम नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट जो है ना, ए और बी है। ये रिएक्टेंट जो है वो क्या है? ए और बी जो है, ये दोनों आपस में क्या है? रिएक्टेंट है। और ये मिलकर बना रहे हैं प्रोडक्ट सी और डी। भाई ये रिएक्टेंट है ना, ए और बी, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। और ये मिलकर बना रहे हैं प्रोडक्ट, ये मिलकर बना रहे हैं प्रोडक्ट सी और डी बना रहे हैं। अब ए के जितने भी नंबर ऑफ मोल है ना, ए के जितने भी नंबर ऑफ मोल है उसको हमने एम से रिप्रेजेंट किया, बी के नंबर ऑफ मोल को हमने एन से रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से सी के नंबर ऑफ मोल को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया, और डी के नंबर ऑफ मोल को हमने रिप्रेजेंट किया है वाई से। अब हो ये रहा है, यहां लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके एंजल रूज, आपका फर्स्ट सेशन है तो हम आपको वेलकम बैक कहते हैं। ओके प्लीज। तो हमने कहा कि भाई लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? द रेट एट विच द केमिकल रिएक्शन अकर, भाई ये केमिकल रिएक्शन की जो रफ्तार होगी ना, ये कह रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रोडक्ट के। यानी इन दोनों की कंसंट्रेशन का क्या ले लिया जाए? प्रोडक्ट ले लिया जाए ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। भाई एक्टिव मास का मतलब इनका वो हिस्सा, उनका वो हिस्सा जो रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, वो एक्टिव मास कहलाता है। तो यहां हमने इसमें कहा बेटा ये वो बच्चे जो भी वेलकम जो चाह रहे हैं ना, बेटा अभी तंग ना करें, डायरेक्ट कमेंट हाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि इतना मुश्किल टॉपिक समझाने जा रहा हूं। अब हर बच्चा कह रहा है मेरा पहला सेशन है, दूसरा कह रहा है मेरा पहला सेशन है, तो बेटा किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। अच्छा नहीं लगेगा कि आपका पहला सेशन और मैं आपके कमेंट को हमेशा के लिए हाइड कर दूं। अब भी कह रहा हूं मुझे कमेंट हाइड करना आता है, अनहाइड करना नहीं आता। एक बार जिसका कमेंट हाइड हो गया वो फिर लाइफ लॉन्ग ता हयात जो है वो हमारे इस यूट्यूब के लाइव सेशन में कमेंट नहीं कर सकेगा वो। तो इसलिए कहता हूं सिर्फ तवज्जो के साथ सुनो, जब तक मैं कोई बात ना पूछूं तब तक यस और नो में जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ खामोशी से सुनते रहो, बेशक पहला ही सेशन क्यों ना हो। तो यहां हमने इसमें कहा भाई ये कहना चाह रहा है ना, ए और बी लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक ए और बी दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? सी और डी। और सी और डी जो हैं दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे? ए और बी, क्योंकि रिवर्सिबल की बात हो रही है। तो हमने कहा ए के नंबर ऑफ मोल को एम से शो किया, बी के नंबर ऑफ मोल को एन से शो किया, सी के नंबर ऑफ मोल को एक्स से शो किया, और डी के नंबर ऑफ मोल को हमने शो किया है वाई से। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक की अगर हम बात करते हैं, ए और बी कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी ए और बी के एक्टिव मास की, ए और बी के एक्टिव मास की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार उतनी ज्यादा होगी। इसी तरीके से अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो सी और डी के एक्टिव मास का जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा, सी और डी का एक्टिव मास का जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा, बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि रिएक्शन अगर भाई वो रफ्तार जिस पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है वो क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। भाई रिएक्टेंट का वो हिस्सा जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है वो एक्टिव मास कहलाता है। तो जितना ज्यादा एक्टिव मास की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा, रिएक्शन की रफ्तार उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर बात करेंगे
तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार उतनी ज्यादा होगी। सी और डी की अगर बात करूंगा, इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार उतनी ही ज्यादा होगी। तो हमने यहां इस रिएक्शन को थोड़ा सेंटेंस में लिखा, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन in which the reactant A is reacted with reactant B to form product C and D। हमने कहा एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A है जो रिएक्ट कर रहा है रिएक्टेंट B के साथ, जिसके नतीजे में प्रोडक्ट बनता है C और D, and their number of moles are represented by M, N, X, Y respectively। और इनके नंबर ऑफ मोल को हमने M, N, X और Y से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया। लिहाजा अब लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज गिवन बाय लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा भाई? फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा ना, ए और बी की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां हमने इसमें कहा कि फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन आ गई। कंसंट्रेशन को शो करने का तरीका, कंसंट्रेशन को शो करने का तरीका यह है कि ए के साथ क्या किया, लार्ज ब्रैकेट लगा दिया, बी के साथ क्या कर दिया है, लार्ज ब्रैकेट लगा दिया, और इनके नंबर ऑफ मोल जो है ना, इनके नंबर ऑफ मोल जो है उसको किस शक्ल में हमने शो किया, पावर की शक्ल में। भाई ए की कंसंट्रेशन है लार्ज ब्रैकेट, बी की कंसंट्रेशन है लार्ज ब्रैकेट, और इनके साथ जो भी नंबर ऑफ मोल होगा, यहां एम है तो एम पावर की शक्ल में चला गया, एन जो है वो पावर में चला गया। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या कर देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या करते हैं, हटाते हैं, तो हमारे पास इक्वल टू की साइन आती है और क्या आ जाता है, कांस्टेंट। इक्वल टू की साइन आती है और यहां क्या आ जाता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट जो आ रहा है उसे मैंने यहां लिखा है केएफ, ये शो कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट को। क्या करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट को। इसी तरीके से अगर बैकवर्ड की बात करूंगा तो बैकवर्ड में क्या आ जाएगा, सी और डी की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो मैंने इसमें लिखा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज गिवन बाय, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, सी और डी की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनके भी नंबर ऑफ मोल क्या हो गए, पावर में चले गए। प्रोपोर्शनलिटी हटा दी तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू आ गया और कांस्टेंट आ गई। ये कांस्टेंट जो है वो क्या कर रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन को शो करता है। तो यहां हमने फॉरवर्ड रिएक्शन वाली जो इक्वेशन थी ना, फॉरवर्ड रिएक्शन वाली जो इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 का नाम दिया और इसे हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन 2 का। और एट इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था वो स्टेट जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार क्या हो जाए, वो स्टेट जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। आरएफ की वैल्यू अभी हमने मालूम की थी, भाई आरएफ है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार है, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार है किसके बराबर की, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, दोनों के प्रोडक्ट की बात की तो आरएफ की जगह मैं ये रख देता हूं। भाई आरएफ की जगह रख दिया मैंने ये, आरएफ की जगह रखा के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल को पावर की शक्ल में रखा, और आर बी की वैल्यू तो अभी हमें मालूम है, ये हो गया के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी और इसकी पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ डी और इसकी पावर हो गई वाई। अब के बी यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर हो जाएगा डिवाइड, ए और एम जो है, ए और बी की कंसंट्रेशन यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर हो गया डिवाइड। तो इसका मतलब क्या हो गया, के एफ अपॉन के बी, के एफ ये नीचे आ गया, के एफ अपॉन के बी ये बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी, नंबर ऑफ मोल को पावर की शक्ल में लिखा। ए और बी की अगर हम बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, इनकी पावर को हमने लिखा है एम और एन। अब के एफ अपॉन के बी, के एफ अपॉन के बी जो है फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट का जो रेशियो है, ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट है और इसे हमने नाम दे दिया केसी का। ये केसी की इक्वेशन आ गई। हमने कहा वेयर केसी जो है वो शो कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। केसी किसी शो कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर यहां तक चीजें समझ में आई तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं जल्दी से। यहां तक अगर आपको केसी की डेरिवेशन कैसे ड्राइव हुई है ये अगर समझ में आई है तो जल्दी से कमेंट में यस लिखो ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। ओके, रहमान मेमन ने यस लिखा, आशान, डोज ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू, मोहम्मद अरशद, इनाम, सना हारून। बस 40 बच्चे बड़ा राज देख रहे हैं और जवाब देने वाले सिर्फ 5-6 बच्चे। जिया, अलीशा, अली राजपूत, जल्दी जल्दी, शाबाश। जितने भी बच्चे बड़ा राज देख रहे हैं सुस्ती ना करो, जल्दी से रिप्लाई दिया करो।
और जो भी एक्स्ट्रा बात करता है बगैर वार्निंग दिए जो हम क्या कर देते हैं, उसको हमेशा के लिए क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। इसी तरीके से फेसबुक ग्रुप में किसी भी किस्म की एमसीक्यू के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पोस्ट नजर आती है तो उस स्टूडेंट को हमेशा के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको हम हमेशा के लिए ब्लॉक कर देते हैं। कायनात खोकर ने पूछा सर केसी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या है? बेटा केसी कांस्टेंट की वैल्यू हर केमिकल रिएक्शन की क्या होगी, अलग अलग होगी, जो कि न्यूमेरिकल में आप कैलकुलेट करोगे। सही है बेटा, केसी की वैल्यू हर केमिकल रिएक्शन के लिए ये अलग अलग होती है। और तो इसीलिए जो है वो यहाँ डिपेंड करता है किस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से केसी की वैल्यू होगी जो कि न्यूमेरिकल में आप कैलकुलेट करेंगे। तो केसी की डेरिवेशन के बाद हमारे पास एक रिएक्शन है, हमें कहा जाता है केसी इक्वेशन लिखें। तो 2HI डबल एरो यहाँ है H2 और I2। अगर इसकी केसी इक्वेशन लिखनी होगी तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो देखो C और D ऊपर आ गया ना, ए और बी नीचे आ गया, तो इसका मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो केसी की जब भी हम बात करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो होगी वो हमेशा जो है वो नोमिनेटर में आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में जो है वो डिनोमिनेटर में हमेशा जो होगा वो क्या आएगा, रिएक्टेंट आएगा। तो रिएक्टेंट है और नंबर ऑफ मोल जो है वो कहाँ चले गए, पावर में चले गए। इसी तरीके से ये तब अप्लाई होगा जब हमारे पास रिएक्टेंट जो होंगे वो, ये जो केसी की इक्वेशन तब अप्लाई होगी जब हमारे पास रिएक्टेंट जो होंगे वो लिक्विड स्टेट में हो। लेकिन अगर हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं, जब हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं, भाई कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय, भाई हमारे पास कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल तो हम कंसंट्रेशन तो यही है कि भाई मोल को, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं फॉर गैसियस स्टेट। गैस का तो वॉल्यूम ही फिक्स नहीं होता, भाई प्रेशर बढ़ाकर उसका वॉल्यूम कम किया, टेम्परेचर बढ़ाकर उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया जा सकता है। तो भाई गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस में कंसंट्रेशन की कोई खास हैसियत नहीं होती, क्योंकि कंसंट्रेशन बेसिकली नंबर ऑफ मोल को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे होते हो, और गैस तो वो स्टेट होती है जिसका वॉल्यूम तो फिक्स होता नहीं है, प्रेशर बढ़ाकर उसके वॉल्यूम को कम किया जा सकता है, इसीलिए फिर टेम्परेचर बढ़ा के इसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया जा सकता है। तो लिहाजा गैसियस स्टेट में कंसंट्रेशन लेना इतना आसान काम नहीं है। गैसियस स्टेट में कंसंट्रेशन लेना जो है वो इतना आसान काम नहीं है। तो हमने कहा फॉर गैसियस स्टेट वी यूज पार्शियल प्रेशर इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन। भाई गैसियस स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं, हम पार्शियल प्रेशर जो है वो आसानी से ले सकते हैं बनिस्बत कंसंट्रेशन के। लिहाजा हम गैस की जब भी बात करेंगे तो उसमें कंसंट्रेशन नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो हमने कहा फॉर एग्जांपल ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सी और डी। और ये दोनों ये गैसियस स्टेट में, तो मैं इसकी क्या करूंगा, मैं इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, सी लिया ऊपर, डी ऊपर लिया, लेकिन बड़ा सा पी लगा दी। ये शो कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डी। इसी तरीके से ए और बी को उसी तरीके से नीचे लिया हमने, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, और बी शो कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बी हमने लिखा। और इसी तरीके से हमने केसी की जगह इसको थोड़ा सा मुनफरिद बनाने के लिए हमने यहां लिख दिया केपी। क्या लिख दिया हमने, केपी लिखा है, जो ये शो कर रहा है कि यहां हमने कंसंट्रेशन नहीं ली, हमने क्या ली है, पार्शियल प्रेशर। यहां हमने इस इक्वेशन को ड्राइव करते वक्त हमने यहां कंसंट्रेशन नहीं लिया, हमने जो लिया है वो क्या लिया है, पार्शियल प्रेशर। हमने कंसंट्रेशन नहीं लिया, हमने यहाँ पार्शियल प्रेशर लिया है, इसीलिए हम यहाँ इसको केसी के बजाय हम शो करेंगे किससे, केपी से। ये डेरिवेशन ड्राइव होने के बाद हो सकता है कि कुछ बच्चे वो हों जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो और हमें बड़ा राज देख रहे हो। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ता हो और वो हमें इस वक्त बड़ा राज देख रहा हो, क्योंकि एप्टीट्यूड वाले तो बहुत सारे बच्चे हैं, और वो बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं वो भी बड़ा राज दिखता हो, तो वो कमेंट में यस करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो इस वक्त नया नया मैट्रिक करके फर्स्ट ईयर में दाखिल हुआ हो और वो बाकायदगी से हमारे लाइव सेशन में भी पार्टिसिपेट करता हो। तो क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बाकायदगी से जो है वो पार्टिसिपेट करता हो? तो हमारे पास ऐसा स्टूडेंट शायद नहीं है इस वक्त लाइव। तो हमारे पास जो है ज़्यादातर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर की एप्टीट्यूड की तैयारी करने वाले। तो बेटा फर्स्ट ईयर वाला अगर कोई स्टूडेंट बाद में रिकॉर्डेड देखेगा तो बेटा आपके पास 1 नंबर का सवाल आता है, राइट डाउन द केसी इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें कहा जाता है रिएक्शन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसकी क्या करो, केसी इक्वेशन लिखो। क्या करो, इसकी केसी इक्वेशन जो है वो क्या करो, आप लिखें। तो केसी इक्वेशन कैसे लिखते हैं भाई, प्रोडक्ट को ऊपर लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर
कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल नीचे आ गया। इसी तरीके से PCl5 और PCl3 की कैसी इक्वेशन लिखनी होगी, तो इनको हमने नोमिनेटर में लिख दिया लार्ज ब्रैकेट के साथ और इसको डिनोमिनेटर में लिखा। इसी तरीके से इसकी अगर हमें रिएक्टेंट को नीचे लिखा। इसी तरीके से अमोनिया वाले की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऊपर की तरफ आ गया, नंबर मोल जो है वो पावर में चले गए, इसके नंबर ऑफ मोल भी पावर में चले गए और रिएक्टेंट को हमने नीचे लिखा। तो ये एक नंबर में आता है। सिंपल रिएक्शन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा केसी इक्वेशन लिखो, तो आपने क्या किया, केसी इक्वेशन लिख दी और आपको क्या मिल गया, पूरा एक नंबर मिल गया, जो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। इसी तरीके से एक और केसी इक्वेशन है भाई, एक और भाई हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है और क्या बना रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसमें आपने क्या किया, प्रोडक्ट को जो है वो ऊपर की तरफ रखा, पावर आ गया, रिएक्टेंट को आपने नीचे की तरफ लिखा है, नंबर ऑफ मोल को क्या किया, पावर की शक्ल में दे दिया। अब बेटा आपके सामने केसी के न्यूमेरिकल है। अब आपके सामने क्या है, केसी के न्यूमेरिकल है, जो कि मैं नहीं समझा रहा। क्यों नहीं समझा रहा, क्योंकि ये सारे के सारे केसी के न्यूमेरिकल जो है वो ऑलरेडी, बल्कि ये डेरिवेशन भी मैं समझा चुका था। ये सारे के सारे लेक्चर हमारे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्या है, मौजूद हैं। तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप के मॉडरेटर और हमारे फेसबुक ग्रुप के जो मॉडरेटर हैं वो आपको क्या करेंगे, फेसबुक ग्रुप में उनके उन तमाम लेक्चर्स के लिंक शेयर कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के जो मॉडरेटर होंगे वो क्या करेंगे, केसी के अब तक जितने भी न्यूमेरिकल हमने अपलोड किए हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आपको क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर देंगे, अभी शेयर कर देंगे। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो सोल्यूशन मेरे पास है, चाहता तो मैं समझाता, लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि ये सारे के सारे लेक्चर बेहतरीन अंदाज में जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्या है, मौजूद हैं। तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट बुक वाला न्यूमेरिकल है, ये भी समझाया हुआ मैंने, ये भी टेक्स्ट बुक वाला न्यूमेरिकल है, ये भी मैंने बाकायदा समझाया हुआ है। तो मॉडरेटर जो व्हाट्सएप वाले हैं वो शेयर करेंगे और साथ ही साथ जो बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो वो क्या करेंगे, सिन बोर्ड टीचिंग की प्लेलिस्ट पे चले जाओगे। सिन बोर्ड टीचिंग की लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जब आप करोगे तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल ये मिलेंगे। ये सारे न्यूमेरिकल जो है वो बाकायदगी से आपको वहां मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ अभी फिलहाल नहीं समझा रहा, वो वहाँ एक्सप्लेनेशन जो है वो डिटेल में मौजूद है। देखो कितने सारे, चाहता तो कैसे समझा सकता, मेरे पास तो आसानी थी, मेरे पास तो पूरा सोल्यूशन बाकायदा क्या है लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसलिए नहीं समझा रहा कि ये सारा बेटा एप्टीट्यूड में इतने खतरनाक न्यूमेरिकल नहीं आते। एक बच्ची ने पूछा सर क्या एप्टीट्यूड में इतने बड़े और इतने लेंथी न्यूमेरिकल आते हैं, तो जवाब है नो, चांस कम है। लेकिन मैं आपको कहूंगा एहतियातन, मैं आपको कहूंगा एहतियातन यार, रिवाइज करने में क्या जाता है। कोई टीचर है जो आपको फ्री में हर वक्त जो है वो समझाने के लिए तैयार हो। अब आप एप्टीट्यूड की क्लासेस जहां से भी ले रहे होगे तो वो टीचर तो आपको समझाने से मना कर रहा होगा ना, वो टीचर जो है वो समझाने से मना कर रहा होगा, बेटा इतने लेंथी न्यूमेरिकल जो है वो नहीं आते, लिहाजा मैं एप्टीट्यूड की क्लास में नहीं समझा सकता। लेकिन क्या है, मेरे पास तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप चाहें तो मेरे लेक्चर को 10 बार भी देखो, 10 बार देखने के बाद 11वीं बार भी जब आप ये समझना चाहोगे तो मना नहीं करूंगा, क्योंकि आप दोबारा इसको क्या कर सकते हो, रिवाइंड करके प्ले कर सकते हो। तो आपके पास जब एक फैसिलिटी मौजूद है ना कि भाई केसी के न्यूमेरिकल सर ने वहां समझा दिए डिटेल में, तो एक बार देखने में क्या जाता है यार, रिवाइज हो जाएगा, फ्री में समझने का मौका मिल रहा है, कौन आपको फ्री में समझाता है। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, वहां सिन बोर्ड टीचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को क्लिक करोगे और उसमें आपके पास इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं एहतियातन रिवाइज कर लो यार, फ्री में समझा रहा हूँ फिर भी नहीं समझ रहे हो, ओके भाई ये वाला न्यूमेरिकल भी पूरा समझाया हुआ है, बेहतरीन, ये वाला न्यूमेरिकल भी पूरा समझाया हुआ है। चल ले, तो अब आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी का बाकायदा जो है वो रिलेशन जो है, केपी रिलेशन बिटवीन केपी और केसी, गौर से सुनिएगा, रिलेशन बिटवीन केपी और केसी भी डिटेल में जो है वो वहां हमने समझाया हुआ है। भाई देखो मैं आपको एक आसान टिप देता हूं भाई, अगर आप परेशान हो ना कि कौन सा लेक्चर अब तक मैंने अपलोड किया हुआ और कौन सा नहीं, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे भाई, टॉपिक का नाम लिखो, यूट्यूब के सर्च में जाओगे, आपको ये मालूम करना है कि कौन सा टॉपिक अब तक मैं समझा चुका और कौन सा नहीं, तो इसका आसान हल है भाई, आप क्या लिखोगे, यूट्यूब के सर्च में लिखोगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, आगे चैनल का नाम लिख दो, सिंपल सर्च में लिखोगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी और आगे लिख दोगे सिन बोर्ड टीचिंग, रिलेशन बिटवीन केपी और केसी लिखोगे और आगे लिख दोगे सिन बोर्ड टीचिंग करके आप लिख दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फौरन से लेक्चर खुल जाएगा। अब दुनिया में
कोई और लेक्चर नहीं खुलेगा, सिर्फ हमारे चैनल का ही खुलेगा। तो ये लेक्चर मैंने वहां पूरा समझाया हुआ है, केपी और केसी के दरमियान रिलेशन को बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, तो यहाँ हम टाइम इसमें ज़ाया नहीं कर सकते। इसी तरीके से केसी इज यूज टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन, कब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, कब बैकवर्ड जाएगा, कब प्रोडक्ट और रेशियो बराबर होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो ज्यादा होगा तो क्या होगा। तो ये मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, आप सिंपल यूट्यूब सर्च में जाकर क्या करोगे, सर ये रिलेशन भी तो समझाया हुआ है आपने। हाँ बेटा समझाया हुआ है, मना कब कर रहा हूँ, और मैं अभी दोबारा थोड़ी समझा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ सर्च करने का तरीका। केसी इज यूज टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, केसी इज यूज टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो आप क्या करोगे, केसी इज यूज टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन लिखोगे, आगे लिख दोगे सिनबॉट टीचिंग, आगे क्या लिखोगे, सिनबॉट टीचिंग आप लिख दोगे, तो ये रिलेशन भी एक्सप्लेन डिटेल में किए हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास ये रिलेशन हो गए ना, फिर इसके जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी समझाया मैं भाई। भाई इस चैप्टर के जितने ज्यादा लेक्चर रिकॉर्ड किए ना मैंने ऑलरेडी, उतने किसी चैप्टर के नहीं किए। तो इसके न्यूमेरिकल भी जो है ना आपने देखना नहीं भूलना, आप जो है वो क्या करोगे, सिनबॉट टीचिंग की प्लेलिस्ट पर जाओगे, प्लेलिस्ट पर जाकर इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को ओपन करोगे, तो इसमें बाकायदा क्या मिलेंगे, इसमें बाकायदा जो है वो आपको ये दो न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन किए हुए मिलेंगे कि कब फॉरवर्ड होगा और कब बैकवर्ड होगा। तो ये दो न्यूमेरिकल भी बाकायदा यहाँ समझाए हुए हैं। तो इसी तरीके से अगला जो हमारा कल का लेक्चर होगा वो बड़ा जबरदस्त होगा, जो मैंने अब तक यूट्यूब पे नहीं समझा है, पहले से ही बता रहा हूं भाई। इस चैप्टर के बहुत से टॉपिक जो है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो कि आपने आज से क्या करने देखने, ताकि कल जब हम कल जो है वो एमसीक्यू करने जाएं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। तो कल का मैं आपको बता रहा हूं एक बेहतरीन लेक्चर जो कि आज तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया यूट्यूब पे, वो होगा ली चैटलर प्रिंसिपल। तो ली चैटलर प्रिंसिपल जो है वो कल मैं आपको बड़ा डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि हम ऐसा समझेंगे कि आपको समझने के साथ ही क्या हो जाएगा, आपको समझने के साथ ही ये टॉपिक क्या हो जाएगा इंशाल्लाह याद हो जाएगा, और इसके मुश्किल कॉन्सेप्चुअल जो एमसीक्यू होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। तो अब इस सेशन को एंड करने से पहले मरियम अमीन ने एक सवाल हमसे पूछा था। बेटा इस वक्त मरियम आप बड़ा रास्त अगर देख रही हो तो वो सवाल आप पूछें, क्योंकि उन्होंने जब फेसबुक ग्रुप पे जब कोई सवाल पूछा, मैंने कहा था कि बेटा लाइव सेशन के एंड में पूछ लेना, लाइव सेशन के एंड में पूछना, तो मैं आपको उस सवाल को एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वक्त अगर मरियम अमीन हमें इस वक्त बड़ा रास्त देख रही है तो वो सवाल पूछेंगी। तो मरियम ने वो सवाल पूछा है, सर प्रोटॉन प्रोटॉन टुगेदर रखने से पोटेंशियल एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी। तो देखो बड़ा जबरदस्त सवाल है, वैसे ये सवाल है सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 का, सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 का ये सवाल है कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ेगी। तो आइए मैं इस टॉपिक को अच्छा सा समझा देता हूँ। कल जो है वो ली चैटलर पे आएंगे, तो मरियम के इस सवाल को जो कि सेकेंड ईयर फिजिक्स से बिलोंग करता है, क्योंकि मैंने फेसबुक पर इससे वादा किया था कि मैं लाइव सेशन में समझाऊंगा, तो आज मैं इसको समझाता हूँ। और तकरीबन हमें इस वक्त जो 50 से 1 मिनट ब्लर हो रहा है ना, चलो मैं पहले लिखता हूँ फिर इसको ब्लर कम करते हैं। अब देखो भाई, प्रोटॉन है ना, पहला प्रोटॉन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। भाई पहला प्रोटॉन है, 1 मिनट इमेज ब्लर हो रही है, ओके ये फोकस हो गया हमारे पास। भाई पहला प्रोटॉन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरा प्रोटॉन है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। मेरा सवाल है क्या ये प्रोटॉन, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के पास खुद ब खुद आएगा या नहीं आएगा। भाई क्या ये खुद ब खुद आएगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, बहुत खतरनाक तरीके से रिपेल कर रहे होंगे। ये प्रोटॉन चाहता होगा, ये प्रोटॉन चाहता होगा कि ये दूसरा वाला प्रोटॉन इसके पास ना आए, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहते, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो अगर मैं प्रोटॉन प्रोटॉन को करीब लेकर आता हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। भाई ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, दोनों एक दूसरे के करीब खुद ब खुद तो नहीं आ सकते। तो अगर मैं इनको करीब लाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और अगर मैं वर्क डन करूंगा और अगर मैं छोड़ दूं, वर्क डन किया और मैं अगर इसको छोड़ दूं तो दोबारा से अपनी जगह पे चले जाएंगे। भाई जबरदस्ती वर्क डन करते हुए मैं दोनों को करीब लेकर आ गया, जबरदस्ती वर्क डन करते हुए मैं दोनों को करीब लेकर आ गया, और करीब लाने के बाद जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं तो दोबारा अपनी जगह पे चले गए, और दोबारा अपनी जगह पर खुद ब खुद चले गए। दोबारा अपनी जगह पर क्या हुए, ये दोबारा अपनी जगह पर क्या हो गए, खुद ब खुद चले गए। तो खुद ब खुद कैसे गए,
खुद ब खुद ये गए कैसे भाई, इनके पास एनर्जी आई कहां से? तो जवाब ये है कि इनको करीब लाते वक्त, जवाब ये है कि इनको जब हम करीब लेकर आते हैं तो हमने जो वर्क डन किया था ना, जवाब ये है कि इनको करीब लाते वक्त हमने जो वर्क डन किया था ना, वो वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। वर्क डन जो है वो क्या हो गया था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। तो जब हम प्रोटॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं, जब हम प्रोटॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे के क्या करते हैं, करीब लेकर आते हैं, तो होता यह है कि हमारा किया गया खुद ब खुद तो नहीं आए, हमने वर्क डन करके लाए। तो वर्क डन करते हुए जब हम इनको करीब लेकर आते हैं तो हमारा किया गया वर्क डन, हमारा किया गया वर्क डन जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो जाता है। तो जब हम दो प्रोटॉन को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, और जब हम वर्क डन करते हैं, जब हम वर्क डन करते हैं तो हमारा किया गया वर्क डन जो होता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, लिहाजा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो ये दोबारा अपनी जगह पर चले जाते हैं, दोबारा अपनी जगह पर एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो लिहाजा क्या हुआ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रोटॉन और प्रोटॉन, जब प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जाते हैं, जब प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और यही प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के करीब आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल देके बताता हूं कि फॉर एग्जांपल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, क्या इनको करीब लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा या खुद ब खुद ये करीब आ जाएंगे? ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब जाना चाहते हैं। जाऊं तो मुझे अब की बार दूर ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको दूर ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। और दूर ले जाने के लिए जो मैं वर्क डन करूंगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लिहाजा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाते वक्त मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और दूर ले जाते वक्त जो है, दूर ले जाते वक्त जो मुझे, देखो हारिस ने लिखा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू रिपल्जन फोर्स, नालायक, एनर्जी एक अलग चीज है और पोटेंशियल एनर्जी एक अलग चीज है। तो इसलिए यहां इसमें कमेंट में कोई ऐसी चीज ना लिखो जो पकड़ में आए। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका एक एक वर्ड, आपका एक एक अल्फाज जो है वो बहुत मैटर करता है, आपका एक एक वर्ड जो है वो कॉन्सेप्चुअली क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए याद रखना, ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू रिपल्जन फोर्स ऐसा कोई नहीं है। यहाँ वर्ड, यहाँ हमने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे के करीब आना चाह रहे थे, लेकिन हमने वर्डन करते हुए इनको दूर लेके गए। लिहाजा जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे से दूर जाते हैं, हम उस वक्त जो भी वर्डन करते हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लिहाजा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। लिहाजा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया, इजाफा हो गया। इसी तरीके से खुद ब खुद क्या होंगे, ये अगर अपोजिट चार्ज है तो खुद ब खुद आ जाएंगे, खुद ब खुद आ जाएंगे, तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ जाएगी। तो क्या बात सीखी आपने, ये बात सीखी कि जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के करीब आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता है, क्योंकि सेम चार्ज, दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे के करीब आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता है। देखो प्रोटॉन प्रोटॉन तो एक एग्जाम्पल थी, पॉजिट्रॉन भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो कोई भी पॉजिटिव की एग्जांपल वो दे सकता है। तो दो सिमिलर चार्ज कभी, लिहाजा हम जहां पर भी वर्क डन करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। जहां पर भी क्या होगा, वर्क डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा, ये याद रखना। तो मुझे बताओ भाई, दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे के करीब खुद ब खुद नहीं आएंगे, हमें वर्क डन करते हुए उनको जबरदस्ती करीब लाना होगा, जबरदस्ती करीब लाएंगे, रिपल्जन की वजह से खुद ब खुद दूर जाएंगे, खुद ब खुद दूर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसी तरीके से दो अपोजिट चार्ज क्या वो एक दूसरे के करीब खुद ब खुद आएंगे, जवाब है यस, खुद ब खुद अगर आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी हो जाएगी। इसी तरीके से दो अपोजिट चार्ज है एक दूसरे से दूर, क्या खुद ब खुद जाएंगे, जवाब है नहीं, वर्क डन करना पड़ेगा, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, इजाफा होगा। अब देखो ना, यही वजह है कि न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व करता है। भाई न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द क्या कर रहा है, वो ऊपर जाता है, तो हम कहते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हुआ।
हम कहते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हुआ, क्यों कहते हैं? क्योंकि अपोजिट चार्ज है। और अभी हमने सीखा कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे से दूर, अपोजिट चार्ज एक दूसरे से दूर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है? इजाफा होता है। अपोजिट चार्ज एक दूसरे से दूर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है? इजाफा होता है। भाई ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है वो ऊपर चले जाता है ना, तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो गया। पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा क्यों कहते हैं? क्योंकि दो अपोजिट चार्ज है, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे से दूर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाता है? इजाफा होता है। तो अगर ये समझ में आया है ये वाला टॉपिक, मरियम के अलावा दूसरे भी जो इस वक्त बड़ा राज देख रहे हैं, तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो, कमेंट में जल्दी से यस लिखो। ओके, एक्साइटेड स्टेट में खुद ब खुद जाएगा या वर्क डन करना पड़ेगा? रियाज खान, एक्साइटेड स्टेट में कभी भी खुद ब खुद नहीं जाएगा, आपको एनर्जी क्या करनी होती है? प्रोवाइड करनी होती है। ओके, तो रहीम खान, जैनब, ईशा, रहीम खान, ओके। मरियम अमीन ने लिखा सर जबरदस्त, समझ आ गया, अब समझ आ गया। तो मरियम अपनी जिम्मेदारी निभाओ और आज के इस लेक्चर का लिंक कम से कम तुम 15 से 20 स्टूडेंट को फॉरवर्ड करोगी। देखो भाई, अगर कोई चीज समझ में आ रही ना, मैं आपको यहाँ फ्री में समझा रहा हूँ, सदका जारिया है, तो ये सदका जारिया जो है ये आपका फर्ज बनता है। हारिस खान, अली राजपूत, अजरा, ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस लेक्चर को आगे फॉरवर्ड करो। का शिकार होते हैं जो ये कहते हैं कि यार ये लिंक मैं बता दूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सर के इतने सारे लेक्चर जो है वो सुनकर मुझसे आगे चले जाए। बेटा ये खौफ अपने जहन से निकाल दो, आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इल्म फैलाने से बढ़ता है और आपके नसीब में जो कामयाबी लिखी हुई है कोई नहीं छीन सकता। तो लिहाजा हमेशा अपनी ये सोच बनाओ कि इल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाना है। और अगर आपको आज के इस लेक्चर में कोई कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आए, जैसा कि कमेंट में लिख रहे हो, तो वो आपने दूसरों तक शेयर करना है। याद रखना, आपके शेयर करने से जो है वो दुआएं मिलेंगी और वो दुआएं आपको असल कामयाब करेंगी। ये आपकी कामयाबी का तनासुब जो है ये नहीं है कि आप गधों तक कितना वो पहुंचाते हो। तो इस वक्त जितने भी बड़ा रास लेक्चर देखने वाले लोग हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि इस लेक्चर का लिंक ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप शेयर करोगे। तो क्या आप मुझसे वादा करते हो कि ये लेक्चर का लिंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे? ओके भाई, चलो मरियम एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हो? पूछो, जल्दी करो, शाबाश। आप, मुझे याद पड़ता है आपने एक और सवाल पूछा था और उस पर भी मैंने कहा था कि आप मुझसे लाइव सेशन में पूछिएगा फेसबुक पर। देखो हमारा कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा ना इंशाल्लाह, अगले साल वाले बच्चों के लिए, अगले साल तक हमारा सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो अगले साल जो है वो क्या होगा, क्वेश्चन और आंसर का सेशन रखेंगे। जो फेसबुक ग्रुप में बच्चों ने सवाल पूछे हुए होंगे, जो फेसबुक ग्रुप में बच्चों ने जो क्या किया होंगे, सवाल पूछे होंगे, वो हम लाइव सेशन में क्या करेंगे, डिस्कस क्या करेंगे। तो बेटा कितने बच्चे इस वक्त मुझसे कमेंट में प्रॉमिस करते हैं कि इस वीडियो और हमारे चैनल का लिंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे? तो फातिमा शेख ने इस वक्त प्रॉमिस किया। बाकी बच्चे, कितने बच्चे इस वक्त कमेंट में प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमारे चैनल का लिंक और इस वीडियो का लिंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे? रहीम खान ने प्रॉमिस किया और फातिमा ने किया और शारिया ने किया है प्रॉमिस। बाकी बच्चे, 44 बच्चे इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं और सिर्फ प्रॉमिस करने वाले बच्चों की तादाद 3 है। इनाम ने प्रॉमिस किया, अली राजपूत ने, जिया ने, रहमान मेमन ने, राज, बुशरा, एंजल, मोहम्मद अरशद, ईशा वकार, जैनब, सिर्फ 15 बच्चों ने जो है वो प्रॉमिस किया है। बाकी बच्चे अब भी, अजरा ने, आरजू ने, ऑलरेडी को छोड़ दो, आज दोबारा करना, आज दोबारा करना। ओके, इसी तरीके से जो है वो ईशा वकार, नहीं, शेयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा दोबारा करना है। हो सकता है कि आपके पहली बार शेयर करते वक्त उस वक्त कोई ऑफलाइन हो। ओके बेटा, अब कोई, मरियम कोई और सवाल था जिसका मैंने कहा था लाइव सेशन में पूछने का? तो पूछ लो ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो। शाबाश, फरिया ने भी प्रॉमिस किया है, ब्लू स्टैक ने, अजरा अमीन ने। सर मेरा क्वेश्चन, मरियम कहाँ सवाल पूछा? दोबारा पूछो, जल्दी से पूछो ताकि सेशन को हम एंड कर सकें। कोई सवाल ऐसा था जो मैंने आपको कहा हो कि बेटा लाइव सेशन में एंड में पूछ लेना, तो जल्दी से पूछ लो। प्रोजेक्टाइल वाला सवाल, ओके, मुझे याद आ गया प्रोजेक्टाइल वाला क्या सवाल था। चले भाई, दूसरे बच्चों को भी फायदा होगा। हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट पे लिखते हैं। ओके भाई, प्रोजेक्टाइल वाला सवाल ये था। ओके भाई, प्रोजेक्टाइल की अगर हम बात करते हैं ना, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड एक सवाल, डिग्री पर एंगल जो होता है, रेंज जो होती है वो मैक्सिमम होती है। भाई ये था 45 डिग्री पर जो रेंज है वो मैक्सिमम होती है। और ये रेंज मैक्सिमम क्यों होती है? क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू जो होती है ना मैक्सिमम होती है। और साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई? साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है 1। और ये 1 कैसे हुई?
भाई साइन यहाँ पॉजिटिव है, वहां जाकर हो गया नेगेटिव, ये 2 थीटा है, ये हो गया साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 जो होता है, साइन इनवर्स 1 जो होता है वो होता है 90 डिग्री के। साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। कितना हो गया? 45 डिग्री। भाई रेंज है ना, रेंज। भाई हॉरिजॉन्टल, एक मिनट इमेज ब्लर हो रही है, ओके मैं थोड़ा फोकस करता हूँ। भाई हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है आर बराबर है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। भाई हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है ना वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी कांस्टेंट है, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट मानते हैं, प्रोजेक्टाइल में जी की वैल्यू कांस्टेंट मानते हैं। और फॉर एग्जांपल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अब सारा दारोमदार साइन 2 थीटा की वैल्यू पे, सारा दारोमदार जो है वो क्या है? साइन 2 थीटा की वैल्यू पर है। तो हमने कहा कि मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। भाई ये याद रखना, ये वाला पार्ट कैसे, ये डेरिवेशन से समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो मैंने कहा भाई मैक्सिमम रेंज कब होगी? भाई साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो। ओके भाई, साइन यहाँ पॉजिटिव है, वहां जाके इनवर्स, साइन इनवर्स 1 जब हम डेरिवेशन ड्राइव करते वक्त कैलकुलेटर से निकालते हैं तो ये 90 आता है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो, वहां जाके मैक्सिमम होती है। अब उस सवाल में ये पूछा गया था कि मैक्सिमम के मुकाबले में हाफ। भाई मैक्सिमम रेंज जो है ना, भाई मैक्सिमम रेंज फॉर एग्जांपल आर है, ये मैक्सिमम है, और मैक्सिमम कब हो रही है? 45 पे। अब हमसे पूछा जा रहा है वो कौन सा एंगल है, वो कौन सा एंगल है जिस पर रेंज जो है वो मैक्सिमम यहां से लेकर यहां तक है ना, मैक्सिमम यहां से लेकर यहां तक है। वो कौन सा एंगल है जिस पर हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम के मुकाबले में क्या होती है? आधी होती है, मतलब हाफ चाहिए ना। तो हाफ चाहिए तो इसका मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू भी हमें 1 नहीं चाहिए, इससे आधी चाहिए हमें। भाई साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो 1 नहीं चाहिए, हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू भी हाफ चाहिए। तो मैंने कहा मैक्सिमम के मुकाबले में अगर आधी रेंज चाहिए तो साइन 2 थीटा की वैल्यू भी मुझे क्या चाहिए? आधी चाहिए। ये कर लिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू हाफ होगी। साइन यहाँ पॉजिटिव है, उसी तरीके से वहां लेके गया मैं, ये हो गया 2 थीटा। एक मिनट, यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके भाई, ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अच्छा ये आ रहा है भाई, ये हो गया 2 थीटा। साइन इनवर्स 0.5 जब हम डेरिवेशन करते हैं ना तो ये होता है 30 के। साइन इनवर्स 0.5 किसके बराबर होता है? 30 के। 2 यहां जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड, तो इसका मतलब क्या हुआ? 30 डिवाइड, ओके सॉरी यहां, हाँ ओके सही है। तो यहां हमने कहा साइन इनवर्स 0.5 बराबर होता है 30 के। 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 15। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 15 होनी चाहिए। तो 15 डिग्री वो एंगल है, 15 डिग्री वो एंगल है जिस पर मैक्सिमम के मुकाबले में जो रेंज होती है वो आधी होती है। तो मरियम ने क्या किया था? 45 को आधा कर दिया था। मरियम ने क्या किया था? 45 को आधा करके लिखा 22.5। तो बेटा 22.5 आंसर नहीं है, कितना है? 22.5 जो है वो आंसर नहीं है, कितना होगा? 15 डिग्री। कितना होगा? 15 डिग्री जो है। तो यहां हमने कहा कि वो कौन सा एंगल है, वो कौन सा एंगल है जिस पर, ओके वो कौन सा एंगल है जिस पर मैक्सिमम रेंज के मुकाबले में, जो सवाल था ना वो ये था, मैक्सिमम रेंज के मुकाबले में रेंज उसकी कितनी होगी? आधी होगी। तो एंगल कितना था? 15। यहां तक बात खत्म नहीं हुई, बता रहा हूं, यहां तक बात खत्म नहीं हुई। मतलब डिग्री का जो एंगल होगा उस पर मैक्सिमम के मुकाबले में रेंज होगी वो आधी होगी। लेकिन मैंने आपको बात बताई थी, ऐसे कोई भी दो एंगल जिस पर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो जो बच्चे इस वक्त पहली बार सुन रहे हो ना, तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन वाले लाइव सेशन को जरूर देखना, मैंने वहां समझाया हुआ है। तो ऐसे कोई भी दो एंगल जिस पर रेंज सेम होती है उसका सम 90 के बराबर होता है। और उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई इसका दूसरा एंगल निकालने का तरीका है 90 में से पहले एंगल को माइनस कर दो। 90 में से क्या करो? पहले को माइनस करो। तो 15 डिग्री वो एंगल था, 15 डिग्री वो एंगल था जिस पर मैक्सिमम के मुकाबले में रेंज क्या थी? आधी थी। तो दूसरा एंगल कितना होगा? दूसरा एंगल इसका होगा 90 माइनस 50। तो आंसर क्या आ जाएगा? 75 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा? 75। तो इसका मतलब 15 डिग्री, इसका मतलब 15 डिग्री और 75 डिग्री वो एंगल है जिस पर मैक्सिमम के मुकाबले में रेंज जो होगी वो आधी होगी। मतलब ये 15 डिग्री पे यहां गिरेगा तो 75 पे भी क्या हो जाएगा? 75
के एंगल पर भी क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी, आधी होगी। तो 15 डिग्री और 75 डिग्री दोनों वो एंगल है जिस पर मैक्सिमम के मुकाबले में, भाई 75 पर भी यहां के आधे पे गिरेगा, 15 पर भी क्या होगा, यहां के गिरेगा। तो 15 डिग्री और 75 डिग्री वो एंगल है जिस पर मैक्सिमम के मुकाबले में रेंज जो होगी वो क्या होती है, आधी होती है। तो क्या इस वक्त बराह रास्त देखने वाले तमाम बच्चों को ये सवाल समझ में आया? क्या बराह रास्त देखने वाले इस वक्त तमाम बच्चों को ये सवाल समझ में आया? इंशाल्लाह अगले साल तक जो है ना हमारा कोर्स मुकम्मल हो चुका होगा ना, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, डेली लाइव सेशन निकालते हुए इंटरेस्टिंग सवाल जो जो बच्चे हमें फेसबुक ग्रुप में पूछा करेंगे, या हमारे फेसबुक ग्रुप में जो जो सवाल अपलोड होते हैं ना, तो मैं उनकी डिस्कशन अक्सर औकात क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ। तो उसमें बाज वक्त कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसकी डिस्कशन जो होती है वो रॉन्ग वे में चले जाती है, तो मैं सिर्फ वहां कमेंट में इतना लिखता हूँ कि बेटा लाइव सेशन के एंड में क्या कीजिएगा, आप पूछिएगा। तो इंशाल्लाह अगले साल तक तो मैं समझता हूं कि बच्चों को एप्टीट्यूड के लिए कोचिंग सेंटर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो 40-40 हज़ार रुपए की जो फीस है ना, इंशाल्लाह अगले साल वाले जितने भी बच्चे होंगे वो 40 हज़ार की फीस ना भरने के बावजूद भी उनको कोचिंग से कई गुना ज्यादा जो है वो हमारे लाइव सेशन में उनको नॉलेज जो है वो डिलीवर हो रही होगी। इतने ज्यादा लेक्चर हम क्या कर चुके होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्या कर चुके होंगे, अपलोड कर चुके होंगे। और डेली बेसिस पे हम सवाल और जवाब का क्या रखेंगे, सेशन रखेंगे जिसमें हम एक्सप्लेन क्या करेंगे। तो बेटा आज के सेशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।